मस्तानी कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू। वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। और आशा करता हूं कि सब लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे जी। सारा राम राम, सुप्रभात। चलिए जी, सब लोग अच्छे हैं, स्वस्थ और मस्त हैं, जबरदस्त हैं, शानदार हैं, फर्स्ट क्लास हैं। चलिए, और इतना तो मैं दावे के साथ बोल सकता हूं कि भाई तैयारी आपकी बहुत अच्छी चल रही होगी ना, बहुत ही बेहतरीन तैयारी आप कर रहे होंगे। ठीक है, बस अब अगर जरूरत है खासकर आपको पॉलिटी में, तो आप बार बार रिवीजन करें। ठीक है, बार बार रिवीजन करें आप। ठीक है, पॉलिटी में इस बात को इंश्योर करें, प्रीवियस ईयर लगाएं। और प्रीवियस ईयर केवल आप ऐसा ही नहीं कि यूपीएसआई के लिए पढ़ रहे हैं तो यूपीएसआई की पॉलिटी के प्रीवियस ईयर लगाएं, आप एसएससी के, ठीक है, जितने भी पॉलिटी के प्रश्न है प्रीवियस ईयर के उनको लगाएं। ठीक है, आप आरओ के, पीसीएस के, यहां तक का लेवल टच करो पीसीएस वाला, और सारे के सारे प्रीवियस ईयर लगा के देखो। जो चैप्टर पढ़ा दिए हैं, जो टॉपिक आपको पढ़ा दिए हैं, उनमें से कॉन्फिडेंस अपने आप आ जाएगा बेटा, अपने आप कॉन्फिडेंस आ जाएगा, पता चल जाएगा कि आप कितने गहरे पानी में हो। ठीक है, चलिए, तो भारतीय संविधान की विशेषताओं के बारे में बात कर रहे थे। और भारतीय संविधान की जब हम अगली विशेषता देखेंगे, तो अगली विशेषता है हमारे संविधान की, नेक्स्ट जो अगली विशेषता होगी, संघात्मक संविधान। संघात्मक संविधान परंतु एकात्मकता की ओर झुकाव। की ओर झुका। ठीक है, तो जो नेक्स्ट अगली विशेषता है वो ये है कि संघात्मक संविधान है लेकिन एकात्मकता की ओर क्या है, झुकाव है। अब आपको ये पता ही नहीं कि सर संघात्मक संविधान क्या होता है, एकात्मकता क्या होता है, एकात्मक संविधान क्या होता है। ठीक है ना, मैं दावे के साथ बोल सकता हूं ये बात आपको नहीं पता होगी। ठीक है, तो इंग्लिश में इसको कहेंगे, ठीक है जी, इंग्लिश में इसको कहेंगे फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, बट यूनिटरी वाइज। क्लियर है, इसको क्या कहेंगे सर, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन। फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन विद यूनिटरी वाइज, विद यूनिटरी वाइज। ठीक है ना, चलिए, विद यूनिटरी वाइज। तो उम्मीद करता हूं ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी कि भाई संघात्मक संविधान है, ठीक है, लेकिन एकात्मकता की ओर क्या है, झुकाव है ना जी। संघात्मक संविधान है परंतु एकात्मकता की ओर क्या है, झुकाव है। चलिए, अब मैं यहां पर आपको समझाता हूं कि सर फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन विद यूनिटरी वाइज। अब यहां पर सबसे बड़ी बात क्या है कि सर ये संघात्मक संविधान क्या होता है, एकात्मक संविधान क्या होता है। ठीक है, ये तो बात है कि पहले हमें ये समझना है तभी तो हम समझ पाएंगे। लेकिन मैं आपको बताऊं कि सर केंद्र और प्रांतों के मध्य संबंधों के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ द रिलेशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, जो आपके कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है जी, तो यहां पर मैं लिख देता हूं, केंद्र एवं प्रांतों के मध्य संबंधों के आधार पर आपके 3 प्रकार के संविधान होते हैं। केंद्र एवं प्रांतों के मध्य संबंधों के आधार पर, संबंधों के आधार पर संविधान। तो भैया जी, केंद्र और प्रांतों के मध्य संबंधों के आधार पर, ठीक है, 3 प्रकार के संविधान होते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि साहब केंद्र और प्रांतों के बीच संबंधों के आधार पर संविधान 3 प्रकार के हैं। वह 3 प्रकार के भैया जी संविधान कौन कौन से हैं। ठीक है, तो सबसे पहला होता है जिसको हम लोग बोलते हैं परिसंघात्मक संविधान। क्या मेरे प्यारे भैया जी, परिसंघात्मक संविधान।
परिसंघात्मक संविधान, ठीक है। और इसको हम लोग बोलेंगे कन्फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन। क्या बोलेंगे इसको? कन्फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन, कन्फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन, संघात्मक संविधान, ठीक है जी। दूसरा होता है आपका केंद्र और प्रांतों के मध्य संबंधों के आधार पर आपका संघात्मक संविधान। क्या होता है भाई? संघात्मक संविधान, ठीक है। फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन, इसको क्या बोलेंगे सर? फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है भाई। और जो तीसरा होता है केंद्र और प्रांतों के मध्य संबंधों के आधार पर जो तीसरे प्रकार का संविधान है उसको हम लोग कहते हैं एकात्मक संविधान भैया। क्या बोलते हैं उसको? एकात्मक संविधान बोलते हैं, संविधान, ठीक है। यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन, यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन। तो बस यही बात आपको ध्यान में रखनी है बहुत अच्छे से मेरे सभी प्यारे बच्चों को कि साहब केंद्र और प्रांतों के मध्य संबंधों के आधार पर संविधान है 3 प्रकार के, और वो जो 3 प्रकार के संविधान है, ठीक है, वो मैंने आपको बताए। सबसे पहले परिसंघात्मक, दूसरा संघात्मक और तीसरा एकात्मक संविधान। देखिए आखिर केंद्र और प्रांतों के बीच में ये जो संबंध होते हैं, ठीक है, इन संबंधों के आधार पर ये संविधान आखिर ये 3 प्रकार के कैसे हो गए, ठीक है। और सब जी जब 3 प्रकार के हो गए तो हमें बताओ तो सही कि साहब परिसंघात्मक का मतलब क्या है, ठीक है, या संघात्मक का मतलब क्या है। तो मैं आपको बताता हूं, देखो बहुत अच्छे से। देखिए होता क्या है, ठीक है, ये समझाने के लिए मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड पर लेकर जाना चाहूंगा, ठीक है ना, क्योंकि ये अगर आपको समझना है ना तो आपको थोड़ा सा, ठीक है, मैं वगैरह का प्रयोग करना पड़ेगा। तो मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड पर लेके जाता हूं, और जब मैं नेक्स्ट स्लाइड पर लेकर गया आपको, तो यहां पर सपोज दैट मैं आपको बताता हूं मेरे प्यारे साथी, यहां पर जो है ना एक बड़ा देश है, ठीक है, ये एक बड़ा देश है, ठीक है, जिसके पास बहुत अधिक मात्रा में सभी प्रकार के संसाधन हैं, ठीक है। अब जैसे सपोज दैट, ठीक है, इस देश का नाम हम, ठीक है, रख लेते हैं कि एक देश है, ठीक, रशिया। क्या है सर? रशिया, रशिया, ठीक है, रूस, ये एक देश है और इसके पास प्रत्येक प्रकार के संसाधन हैं, ठीक है। इसके पास, ठीक है, आपके तकनीकी संसाधन भी बहुत अधिक है, आप समझते हो, टेक्नोलॉजी रिसोर्सेज हैं, ठीक है। इसके पास मानवीय संसाधन भी है, ह्यूमन रिसोर्स भी बहुत अच्छे हैं इसके पास, ठीक है। इसके पास डेवलप्ड आर्थिक संसाधन भी है, ठीक है। चलिए, तो सभी प्रकार के, और आप इसके पास जो है ना बेटा डिफेंस रिसोर्सेज भी हैं, इसके पास डिफेंस रिसोर्सेज भी, डेवलप्ड डिफेंस रिसोर्सेज भी हैं, डिफेंस रिसोर्सेज भी हैं। चलिए, तो एक प्रकार से अगर मैं रसिया की बात करूं तो एक मॉडर्न कंट्री है। ये क्या है? एक प्रकार का बच्चे मॉडर्न कंट्री है, ठीक है, एक प्रकार का, ठीक है ना, आप कह सकते हैं कि आधुनिक देश है जिसके पास सभी प्रकार के संसाधन उपलब्ध हैं। चाहे मैं तकनीकी संसाधनों की बात करूं, ठीक है, आधुनिक तकनीक एवं विज्ञान है इसके पास, मानवीय संसाधन, आर्थिक, डिफेंस रिसोर्सेस, सब कुछ है इसके पास। अब वही जो है, ठीक है, यहां आसपास छोटे 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 ऐसे देश हैं बेचारे, ऐसे ये छोटे 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 देश हैं, सब कुछ ऐसे करके ये छोटे 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 देश हैं, ठीक है। अब इनके पास 2 ऑप्शन है, ठीक है, या तो ये सारे देश जो छोटे छोटे देश हैं जिनके पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, कैसे रिसोर्सेज हैं? लिमिटेड रिसोर्सेज हैं जिनके पास, ठीक है ना। अब इनमें से किसी एक देश ऐसा होगा कि जिसके पास तकनीक होगी, कोई दूसरा देश ऐसा होगा जिसके पास एग्रीकल्चर होगा, ठीक है। मान के चलिए सपोज दैट इस देश की जो लैंड है, इस देश की लैंड, जमीन बहुत उर्वर है ना, इस देश की लैंड बहुत उर्वर है। अगर लैंड उर्वर है तो यहां पर बच्चे कृषि की अच्छी संभावना है, इस देश में बहुत अच्छा कृषि हो सकता है, कृषि की बहुत अच्छी संभावना है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे, ठीक है, इसके पास तकनीक है, तकनीक जैसे इसके पास आधुनिक कृषि यंत्र है, इस देश के पास, इस देश के पास उन्नत किस्म के बीज हैं,
उन्नत किस्म के बीज है, ठीक है, और इसके पास सिंचाई साधन है ना। अब किसी एक देश के पास नहीं है, ये अलग अलग के पास है। इसके पास जमीन तो फर्टाइल है जिस पर एग्रीकल्चर की बहुत बेहतर संभावना है, लेकिन ठीक है, इसके पास बेचारे के पास ना तो बेहतरीन टेक्नोलॉजी और ना ही इसके पास इरिगेशन के रिसोर्सेज। तो ये कहेगा सर इरिगेशन के रिसोर्सेज मेरे पास है। तो कुल मिलाकर अब इन देशों के पास क्या है, एक विकल्प है, और वो विकल्प ये है कि ये सब आपस में मिलकर, जो इससे पहले इंडिविजुअल नेशंस हैं, अभी सारे के सारे इंडिविजुअल नेशंस जो हैं ये सब आपस में एक दूसरे के साथ मिल जाएं, ठीक है, ये आपस में एक दूसरे के साथ क्या है कि मिल जाएं। और जब मिल जाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है एक दूसरे के रिसोर्सेज का यूज करके ये बेहतर इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी कर सकते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? एक ऑप्शन इनके पास ये है। दूसरा मान के चलिए, ठीक है, इधर देखिए, ठीक है, ये ऐसा कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन एक और है जो इनका चाचा है, चाचा नहीं, इनका ताऊ है, वो बहुत शक्तिशाली है, इनफैक्ट ठीक है, रसिया से भी ज्यादा शक्तिशाली है, और उसका नाम है अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूएसए। ठीक है, तो ये है भैया जी अपने यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और ये रसिया का भी ताऊ है, ठीक है ना। ये विश्व का सबसे वर्तमान में विकसित राष्ट्र है, सबसे विकसित राष्ट्र, डेवलप्ड नेशन है, कंट्री है, ठीक है। सभी प्रकार के आधुनिक संसाधन इसके पास उपलब्ध हैं, इसके पास उपलब्ध है, ठीक है। अब ये जो देश है ना अमेरिका, ये लगातार इन छोटे छोटे देशों को आंख दिखाता है, अबे आंख दिखाता है ठीक है, तो इनको आंख दिखाता है, ठीक है, आए दिन इनके क्षेत्रों पर अधिकार कर लेता है, इनके रिसोर्सेज का प्रयोग करता है, या फिर कुल मिलाकर जो है ना, अब इनके पास जो है ना दो प्रकार के ऑप्शन हैं। ये जो छोटे छोटे देश हैं, सपोज दैट इन छोटे छोटे देशों की संख्या टोटल जो है ना 14 है, ये 14 नेशंस हैं, छोटे 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 14, 1 2 3 4 5 6। अब इधर है अमेरिका, ये जो अमेरिका है ये पूंजीवादी देश है, एक पूंजीवादी देश है, ठीक है, कैपिटलिस्टिक कंट्री है, पूंजीवादी देश है। पूंजीवादी देश का मतलब होता है जहां समस्त व्यक्तियों को, ठीक है, स्वतंत्र रूप से व्यापार करने की स्वतंत्रता प्राप्त होती है। और यहां पर जो पूंजीवादी देश होते हैं ना, पूंजीवादी देशों की एक मेरे प्यारे बच्चे सबसे प्रमुख विशेषता ये होती है कि यहां पर पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था जो होती है उस पर राज्य का किसी भी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता, निजी व्यक्ति को उत्पादन करने की पूरी छूट होती है, वो जिसका चाहे जितना चाहे उसका उतना उत्पादन करे, ठीक है। और बाजार, ठीक है, जो आपका मार्केट होता है ना, तो मार्केट में बेसिकली दो फैक्टर काम करते हैं, मांग और पूर्ति। तो जो बाजार के कारक हैं वह बाजार के कारकों से प्रभावित होकर अपने उत्पाद का, ठीक है, क्या प्राइस होगा, उसकी कितनी क्वांटिटी होगी, उन सबका निर्धारण कर सकता है। तो ऐसे देश को हम पूंजीवादी देश कहते हैं। तो अमेरिका पूंजीवादी देश है और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद वास्तव में एक बड़े देश के रूप में वो बनकर, ठीक है, सामने आया, उभरकर सामने आया। तो विकसित राष्ट्र है, सभी प्रकार के आधुनिक संसाधन उसके पास है, पूंजीवादी देश है, और जितने भी संसाधन आप यहां पर देख रहे हो ना, वो समस्त संसाधन यहां पर उसके पास है। अब ये बेचारे छोटे छोटे देश हैं, अमेरिका इनको आंख दिखा देता है, ठीक है ना, कि भाई हम तुम्हारे संसाधनों पर कब्जा कर लेंगे, हम तुम्हारी सीमाओं का अतिक्रमण करेंगे। बोलो ऐसा है कि नहीं, हम तुम्हारी सीमाओं का अतिक्रमण करेंगे ये और वो। अब ये जो देश है ना, ठीक है, इनके पास दो विकल्प है, या तो सब ये आपस में मिलकर एक संघ बना ले, एक यूनियन बना ले। अब आया ना समझ में, मतलब संघ का क्या मतलब होता है, तो या तो ये आपस में एक दूसरे के साथ मिलकर एक संघ बना ले 14 के 14, या फिर ये रसिया के साथ मिल जाए, क्योंकि इनको पता है कि रसिया और यूएसए दोनों आपस में एक दूसरे के शत्रु हैं। तो इन्होंने क्या किया, इन 14 देशों ने रसिया के साथ मिलना स्वीकार किया। अब इन 14 देशों में कुछ मैं देश आपको बता देता हूं, ठीक, कुछ प्रमुख देश, जैसे सारे के सारे तान कंट्रीज, तान देश। आप कहेंगे सर तान देश कौन से, बेटा मिडिल एशिया के हैं, जिसमें कजाकिस्तान आता है, जिसमें किर्गिस्तान आता है, जिसमें उज्बेकिस्तान आता है, ठीक है, जिसमें बेटा आपका तजाकिस्तान आता है, ठीक है, और इसमें आपका तुर्कमेनिस्तान आता है। सारे के सारे तान कंट्रीज। तो ये सारे के सारे जो मिडिल एशिया के तान कंट्रीज थे,
ठीक है, वो भी भैया इन 14 देशों में शामिल थे। 5 तो यही हो गए। इसके बाद इसमें अजरबैजान था, ठीक है, इसमें आर्मेनिया था, इसमें बेलारूस था, इसमें मालदोवा था, इन देशों में आपका यूक्रेन था, ठीक है, ऐसे करके, ठीक है, सपोज दैट ये 14 देश थे। तो इन 14 के 14 देशों ने क्या किया कि एक संघ बनाया। लेकिन 14 देशों ने ये जो संघ बनाया, इसको इन्होंने नाम दिया भैया जी कन्फेडरेशन का। किसका? परिसंघ का नाम दिया इनको इन्होंने, कन्फेडरेशन का नाम दिया, कन्फेडरेशन। अब जब इन्होंने कन्फेडरेशन का नाम दिया, तो अब इस कन्फेडरेशन में 14 प्लस 1 देश थे, मतलब टोटल कितने देश थे? 15 देश थे। इस कन्फेडरेशन में 14 प्लस 1 मतलब बच्चे 15 देश थे। अब ये बात आपको ध्यान रखनी है सभी को कि ये जो एक संघ बन रहा है, संघ में जितने 14 देश थे, जितने भी 14 देश थे मेरे प्यारे बच्चे, ये 14 देश, ठीक है ना, जिन्होंने रसिया के साथ मिलकर एक संघ बनाया, ये टोटल जो 15 देशों का एक परिसंघ बना है। इस 15 देशों के परिसंघ में, ठीक है ना, 2 तरह के विषय होंगे, संघीय विषय और दूसरे राज्यों के विषय। 2 तरह के विषय होंगे, ठीक है। अब ये सब लोग क्या करेंगे, कुछ विषयों को संघ को सौंप देंगे कि उन विषयों पर संघ कानून बनाएगा और संघ ही प्रशासन करेगा, ठीक है। तो उनको हम कहेंगे यूनियन सब्जेक्ट्स या यूनियन मैटर्स, ठीक है, जो भी आप बोले। तो यूनियन जो मैटर्स हैं, तो कुछ विषय जो है इन्होंने संघ को सौंप दिए, कुछ विषय इन्होंने यूनियन को दे दिए। जैसे वॉर एंड पीस, युद्ध एवं शांति पर यूनियन कानून बनाएगा और वही इनको लागू करेगा, ठीक है ना। फॉरेन अफेयर्स, वैदेशिक मामले, ठीक है सर, क्या? फॉरेन अफेयर्स, वैदेशिक मामले, ठीक है, इन पर यूनियन ही क्या करेगा सर? कानून बनाएगा और यूनियन ही लागू करवाएगा, ठीक है ना, फॉरेन अफेयर्स को, वैदेशिक मामलों को, ठीक है। नंबर 3 मेरे प्यारे बच्चे, ठीक है, संचार, ठीक, कम्युनिकेशन, संचार। तो संचार पर ही, ठीक, संघ शासन करेगा, ठीक है, इस पर, कम्युनिकेशन पर, ठीक है। युद्ध एवं शांति, वैदेशिक मामले, संचार, और इसमें कोई एक विषय और शामिल कर लेना, वटेवर, ठीक है, जो भी, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय महत्व का हो। तो ये हो गए आपके संघीय विषय। और जो राज्यों के विषय हैं, ठीक है, अब इन राज्यों के विषयों पर ये जो 15 के 15 देश हैं, ये खुद शासन करेंगे। अब जैसे राज्य के विषय पर हो गया भैया जी, आप मान के चलिए कि दीवानी मामले, ठीक है, सिविल अफेयर्स, फौजदारी मामले, लॉ एंड ऑर्डर, ठीक है, एजुकेशन, हेल्थ। चलिए, अब ये जो मैटर है ना, ठीक है, इन मैटर पे ये जो देश हैं, ये खुद शासन करेंगे और अपने कुछ विषयों को ये किसको सौंप देंगे? संघीय सरकार को सौंप देंगे। लेकिन बेटा इन दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट होगा, इन दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट होगा। ये जो देश है ना, जिन्होंने मिलकर एक संघ बनाया है, ये कहेंगे कि हम संघ से जब चाहे तब अलग हो सकते हैं। अगर मान के चलिए कि जो संघ है, ये जो यूनियन है, ठीक है, इस तरह से अब ये व्यवस्था ऐसी होगी मेरे प्यारे बच्चे, ठीक है, ये ऐसे क्या होगा? ये ऐसे होगा आपका एक यूनियन, और यूनियन से इस तरह से मेरे प्यारे बच्चे, ये होंगे आपके स्टेट्स। ठीक है, ध्यान रखना। तो बीच में यूनियन हो गया, ठीक है, बीच में क्या है सर? यूनियन हो गया। और अब ये क्या हो गए सर? ये स्टेट्स हो गए। लेकिन ये स्टेट जो हैं, ये आपको पता होगा, ये स्टेट होने से पहले क्या थे? ये स्टेट होने से पहले सर अपने आप में एक नेशन थे। ये स्टेट होने से पहले अपने आप में भैया जी क्या थे? ये नेशन थे, जिनके पास अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी थी। लेकिन अब चूंकि इन्होंने अपने कुछ विषयों को यूनियन को सौंप कर ये यूनियन के आधार पर शासित प्रशासित होंगे, तो ये बात समझ में आएगी। तो अब यहां पर शर्त ये होगी, शर्त क्या होगी कि अगर ये यूनियन हमारे अधिकारों का हनन करता है,
ठीक है, या फिर ये ठीक है हमारी सीमाओं में घुसकर ये हमारा अतिक्रमण करता है, तो हम जब चाहे तब यूनियन से अलग हो सकते हैं। तो बस यहां पर जो एग्रीमेंट होता है, इस एग्रीमेंट में सबसे पहली शर्त क्या होती है, वो ये होती है कि भैया जी ये जो राज्य है, ये जो राज्य है, राज्य है, राज्य का मतलब क्या है, ये भैया जी वास्तव में है तो नेशन ही, नेशन ही। ये पहले एक राष्ट्र थे, लेकिन मजबूरी में क्योंकि एक शक्तिशाली देश के अगेंस्ट, ठीक है, इनको मोर्चा खोलने के लिए इन्हें राज्य बना पड़ा है। इन्हें क्या बनना पड़ा है, राज्य बनना पड़ा है। तो जो राज्य है ना, ये राज्य है, ये जब चाहे तब, जब चाहे तब, तब संघ से अलग हो सकते हैं, संघ से अलग हो सकते हैं, संघ से अलग हो सकते हैं। राज्य जब चाहे तब संघ से अलग हो सकते हैं। ये बात समझ में आ रही है। और अगर राज्य जब चाहे तब संघ से अलग हो गए, अब मान के चलो बेटा कि सारे के सारे राज्य संघ से अलग हो गए, सारे राज्य संघ से निकल गए, तो संघ क्या बचेगा, नहीं बचेगा। फिर संघ का अपना महत्व क्या हो गया, जब सारे राज्य बेटा इस संघ से अलग हो गए, तो वास्तव में ये जो संघ बना था, ये बना था तो क्यों बना था ये, क्योंकि कुछ विषयों को, ठीक है, कुछ विषयों को जो राज्य प्रशासित नहीं कर पा रहे थे, उन विषयों को प्रशासन करने के लिए ये संघ आपको बना था। लेकिन अब ये सारे के सारे राज्य जब अलग हट जाएंगे, तो संघ का भैया कोई महत्व नहीं रह गया ना। तो इसलिए हम इसको कहते हैं, जितने भी कन्फेडरेशन स्टेट हैं, जितने भी कन्फेडरेशन हैं बच्चे, उन सभी कन्फेडरेशन को हम बोलते हैं अविनाशी राज्यों का विनाशी संघ। क्या बोलते हैं भैया जिसको, अविनाशी राज्यों का विनाशी संघ, विनाशी संघ बोलते हैं। यह बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। तो इसको सर हम अविनाशी राज्यों का विनाशी संघ बोलते हैं। ये बात बहुत अच्छे से क्लियर कर लेना। अब अविनाशी राज्य कैसे, अब राज्य ये अलग भी हो गए, तब भी बेटा एज अ नेशन इनका अस्तित्व बना रहेगा, लेकिन ये जिस संघ से अलग हुए भैया उस संघ का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। ये जिस संघ से अलग हुए उस संघ का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। ये बात ध्यान रखना। ऐसे ही हुआ क्या कि ऐसे ही भैया जी एक परिसंघ बना था, ठीक है ना, परिसंघ जिसका नाम था सोवियत संघ। आपको याद होगा सोवियत संघ। ऐसे ही एक परिसंघ बना था सोवियत संघ, जिसका मैंने आपको उदाहरण दिया, जिसमें बेसिकली 15 देश थे। एक देश तो बड़ा था रसिया, बाकी सारे छोटे देश थे, अजरबैजान, आर्मीनिया, बेलारूस, मोल्दोवा, यूक्रेन वगैरह, और ये तान कंट्रीज वगैरह, ये सब छोटे छोटे थे, ठीक है, और एक बड़ा देश था। तो इन सबसे मिलकर एक संघ बना था, एक कन्फेडरेशन बना था। लेकिन हुआ क्या कि दिसंबर 1951 में, दिसंबर 1951 में, सॉरी 1991 में, माफ कीजिएगा, दिसंबर 1991 में, ठीक है, अस्ताना, जो पहले कजाकिस्तान की कैपिटल थी, अस्ताना में एक घोषणा हुई, और अस्ताना घोषणा में इस सोवियत संघ का विघटन हो गया। इसका क्या हो गया, सोवियत संघ का विघटन हो गया अस्ताना में, ठीक है, डिसोल्यूशन हो गया, ठीक है ना, डिसोल्यूशन हो गया, और या फिर डिसॉल्वेंट हो गया, किसका भैया जी, सोवियत संघ का। तो आज आप देखो, क्या आज आपको सोवियत संघ देखने को मिलता है, नहीं। ये है क्या, तो ये है अविनाशी राज्यों का विनाशी संघ। मतलब राज्य जो है वो अविनाशी हैं, राज्य अविनाशी हैं, ये ध्यान रखना, राज्य अविनाशी हैं, विनाशी कौन है, संघ है। संघ का ये जो संघ है ना, ये संघ का तो विनाश हो सकता है, लेकिन ये जो स्टेट हैं, ये जो राज्य हैं, ये अविनाशी हैं, ठीक है। और ये एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है कि जब तक तुम हमारे सनम तब तक हम तुम्हारे सनम। बात समझ में आ रही है। ये कैसा एग्रीमेंट होता है मेरे प्यारे बच्चे, ये एग्रीमेंट होता है जब तक तुम हमारे सनम तब तक हम तुम्हारे सनम, अगर सनम तुम हुए बेवफा, क्लियर है, अगर सनम तुम हुए बेवफा तो हम तुमसे सारे रिश्ते नाते तोड़ देंगे। तो ये वो वाली भैया जी, ठीक है, व्यवस्था पर आधारित है पूरी। अब इसमें क्या किया, अगर जैसे भी संघ, ठीक है, जैसे भी संघ डिस्ट्रक्टिव नेचर को अपनाता है, ठीक है, संघ राज्यों के मामलों में हस्तक्षेप करने लगता है, जबरदस्ती अपनी मांगों को उन राज्यों से मनवाने लगता है, राज्य भी कह देते हैं कि जा रहे हैं बेटा, ठीक है, क्या कर लोगे तुम हमारा, क्यों, क्योंकि हम एक परिसंघ हैं, और परिसंघ में राज्यों का अलग होने का अधिकार होता है। ऐसा ही हुआ दिसंबर 1991 में, 1991 में, हिंदी में बोल दो, ठीक है, दिसंबर 1991 में ऐसा ही हुआ, कजाकिस्तान की पहली वाली कैपिटल अस्ताना में, ठीक है, सोवियत संघ का विघटन हो गया। अब जब सोवियत संघ का विघटन हो गया,
तो भैया जी इस सोवियत संघ के विघटन से, ठीक है, एक देश जो इनमें सबसे प्रमुख देश था, ठीक है ना, वो आपका रशिया, रूस और बाकी के, ठीक है, 14 देश, 14 देश, ये सब अलग अलग हो गए, ये सब अलग अलग हो गए। लेकिन आज आपको सोवियत संघ देखने को मिलता है नहीं, तो इसलिए आज भी आप सोवियत संघ के नाम के आगे क्या लगाते हैं, भूतपूर्व सोवियत संघ। क्लियर है? तो ये होती है आपकी कन्फेडरेशन व्यवस्था, और कन्फेडरेशन व्यवस्था में कहते हैं हम इसे अविनाशी राज्यों का विनाशी संघ। बहुत अच्छा प्रश्न है, पूछा जा सकता है। दूसरा, अब हम जानते हैं संघात्मक व्यवस्था क्या होती है। संघात्मक व्यवस्था, ठीक है, फेडरल सिस्टम इसे हम जानते हैं, फेडरल सिस्टम, संघात्मक व्यवस्था, इसको जानते हैं, इसको समझते हैं बहुत अच्छे से कि सर ये संघात्मक व्यवस्था क्या है। अब इस संघात्मक व्यवस्था में यही है, ठीक है, सेम संघात्मक व्यवस्था का भी फंडा है। इसमें भी भैया जी कई छोटे छोटे राज्य मिलकर एक संघ बनाते हैं, इसमें भी वही है, ठीक है, एक संघ है, ये एक संघ है, और कई छोटे छोटे राज्य मिलकर भैया जी क्या बनाएंगे, कई छोटे छोटे राज्य मिलकर भैया जी क्या बनाएंगे, एक संघ बनाएंगे। इसमें भी सेम वही है। चलिए, अब इसमें भी सर क्या है, एक यूनियन है, यूनियन है, ठीक है, एक संघ है, और ये जो है ये यूनियन है। इस यूनियन को मेरे प्यारे बच्चे किसने बनाया है, कई राज्यों ने मिलकर बनाया है। तो ये बेसिकली स्टेट है, ये सर क्या है, ये स्टेट है। स्टेट है, स्टेट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे करके बेटा ये स्टेट है। सपोज दैट, ठीक है, ध्यान रखना, ये जो स्टेट है ना, ये जो राज्य है, ठीक है, ये जो स्टेट है, प्लीज यहां पे फोकस करना मेरे सभी प्यारे बच्चे। ये जो स्टेट है, इन स्टेट की संख्या है 50, और इन स्टेट ने, ठीक है, इन सभी ने मिलकर एक यूनियन बनाया है। अब जब ध्यान रखना, जब ये स्टेट मिलकर एक यूनियन बना रहे हैं, तो यूनियन बनाने का मतलब क्या होता है, यूनियन बनाने का मतलब होता है कि अपने कुछ विषयों को एक यूनियन को सौंप देते हैं, ठीक है। तो ये स्टेट अपने कुछ विषयों को यूनियन को सौंप देते हैं, कहते हैं कि यूनियन, ठीक है, इन विषयों पर प्रशासन करेगा। तो कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं, कुछ विषय ऐसे होते हैं जो वो उसको हैंडओवर कर देते हैं यूनियन के। जैसे लाइक मैंने अभी आपको बताया था, सेम वही प्रोसेस है डिफेंस, ठीक है, जैसे आपका वॉर एंड पीस, पीस, ठीक है, जैसे कि लाइक आपका फॉरेन अफेयर्स, फॉरेन अफेयर्स, ठीक है, जैसे कि लाइक आपका डिफेंस हो गया, वॉर एंड पीस हो गया, फॉरेन अफेयर्स हो गया, ठीक है, और क्या, ठीक है, और क्या मानोगे आप, ठीक है ना, मान लो सपोज दैट एटॉमिक एनर्जी, एटॉमिक एनर्जी, ठीक है, एक विषय और ले लो, चलो, ठीक है ना, रेलवे, ठीक है, रेलवे भी ले लो। तो ये जो कुछ विषय हैं, ये सर कौन के पास है, ये यूनियन के पास है। तो इन विषयों पर क्या होगा सर, यूनियन ही कानून बनाएगा। तो इन विषयों पर यूनियन ही क्या करेगा, कानून बनाएगा, और इन विषयों को, ठीक है, कानून बनाकर यूनियन ही लागू करवाएगा। ये यूनियन की जिम्मेदारी है। तो इन विषयों पर कानून भी यूनियन बनाएगा, और कानून बनाकर इन विषयों को लागू भी कौन करवाएगा भैया जी, यूनियन ही करवाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अच्छा, बाकी के सारे विषय स्टेट्स के पास रहते हैं, जैसे कि लाइक, ठीक है, मैं बात करूं फंडामेंटल राइट्स, क्लियर है, ये स्टेट के पास है। नागरिकों के जितने भी दीवानी मामले होते हैं, ठीक है, सिविल अफेयर्स इसके पास है। नागरिकों के जितने भी फौजदारी मामले होते हैं, ये इनके पास है, ठीक है। जैसे मैंने बोला लॉ एंड ऑर्डर के जो मामले होते हैं, ठीक है, वो राज्यों के पास होते हैं, ठीक है। तो ये राज्यों के पास होते हैं, राज्य ही इन मामलों पर कानून बनाता, लागू करवाता है, ठीक है। तो ऐसे करके ये व्यवस्था होती है। अब इसमें जो संघ है,
सपोज दैट मेरे प्यारे बच्चे, ये इन राज्यों से मिलकर बना, इन राज्यों की संख्या है 50, टोटल ये 50 राज्य हैं, और इनसे मिलकर ये जो संघ बना है इसका नाम है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इस संघ का नाम क्या है भैया? तो इस संघ का नाम है सर, ये संघ है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। उम्मीद करता हूं कि ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी, यहां तक मेरे किसी भी प्यारे भैया जी को कोई दिक्कत नहीं होगी। तो सर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, लेकिन अब यहां पर एक एग्रीमेंट है, ठीक है। संघात्मक राज्यों में एक एग्रीमेंट होता है। एक एग्रीमेंट क्या होता है मेरे प्यारे बच्चे? वो होता है कि राज्यों को संघ से अलग होने का कोई अधिकार नहीं होता। तो यहां पर एग्रीमेंट क्या है? यहां पर एग्रीमेंट है कि भाई राज्यों को संघ से अलग होने का कोई अधिकार नहीं होता। देयर इज नो राइट टू, ठीक है, देयर इज नो राइट टू सेपरेशन फ्रॉम यूनियन। क्लियर है? तो राज्यों को संघ से अलग होने का कोई अधिकार नहीं होता, अलग होने का कोई अधिकार नहीं होता। कोई अधिकार नहीं होता, नहीं होता, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। अब आप कहेंगे सर अगर राज्यों को संघ से अलग होने का कोई अधिकार नहीं है, अब आप कहेंगे सर कि अगर राज्यों को संघ से अलग होने का कोई अधिकार नहीं है, तो इसका मतलब यह है कि जो संघ है वो तो सर राज्यों के मामलों में हस्तक्षेप कर सकता है, ठीक है। अगर मान के चलिए कि शादी में डाइवोर्स का कोई नियम ना होता, शादी में डाइवोर्स का कोई नियम ना होता, तो मेरे प्यारे बच्चे पति पत्नी पर बहुत जुल्म करता। अरे बोलो, ठीक है। और ऐसा होता भी था। पहले क्या था कि डाइवोर्स को आमतौर पर सामाजिक स्वीकार्यता नहीं थी। अगर लेडीज डाइवोर्स की बात कहती थी तो इसका मतलब है कि लेडीज बहुत निकम्मी है, ठीक है, बहुत बेकार है, दुष्चरित्र है। अब आज की डेट में बेसिकली सभी को अपने फंडामेंटल राइट्स पता है, ठीक है ना। अब तो आपको पता है ना कि हमारी छोरी क्या छोरों से कम है, ठीक है। तो पहले जब आप देखेंगे, प्लीज आप इसे कोई भी पर्सनली मत लेना, लेकिन मैं खुद आपको बताता हूं, पहले जब हम छोटे थे हम देखते थे हमारे चाचा, हमारे ताऊ, हमारे पापा, ठीक है ना, जो ठीक है इस, ठीक है ना, एज ग्रुप के जो लोग थे, तो उनकी जो वाइफ होती थी बेसिकली उनसे बहुत डरती थी। आपकी मम्मी भी आपके पापा से डरती होंगी, मेरी मम्मी भी मेरे पापा से। बात समझ में आ रही है? तो वो समय वो ऐसा था कि बेसिकली जो, ठीक है ना, औरतें थी वो आदमियों से डरती थी, ठीक है। और बराबरी का अधिकार तो था ही नहीं। जैसे औरतें तब तक खाना नहीं खा सकती थी जब तक आदमी खाना ना खा ले, ठीक है। अगर आदमी कुर्सी पर बैठा हुआ है तो पक्का, अगर आप गांव में रहते हो तो औरत नीचे जो है ना बेटा, एक वो होता था पटला, पटला हमारे यहाँ पटले पे बैठती थी, ठीक है, नीचे पटले पे बैठती थी। अगर 4 आदमी बैठे हैं तो औरत पटले पे बैठेंगी, है ना। तो इस तरह के अधिकार, तो कुल मिलाकर बराबरी का अधिकार नहीं था, ठीक है। तो वहां पर पता है ना, तो वहां पर ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि कोई डाइवोर्स नाम की कोई चीज नहीं थी, लोग अपने अधिकारों को नहीं जानते थे, तो इसलिए एक वर्ग जो है दूसरे वर्ग पर हावी रहता था। आज वर्तमान में क्या बराबरी है, क्योंकि औरतें पहुंच भी जाती हैं, कोर्ट भी पहुंच जाती है कि साहब इसने हमारे साथ ऐसा किया, डोमेस्टिक वायलेंस हुई, ठीक है, सेक्सुअल असॉल्ट किया, पहुंच जाती हैं कोर्ट में। तो इसलिए आदमी भी जो है ना तो बड़े अच्छे से, तो यहां पर कोई नियम तो होना चाहिए। अगर राज्यों को संघ से अलग होने का कोई अधिकार नहीं है, अगर राज्य संघ से अलग नहीं हो सकता, अगर राज्य संघ से अलग होने का वास्तव में कोई राइट ही नहीं रखता, तो इसका सीधा सा मतलब क्या है कि भैया राज्यों को भी तो पावर मिलनी चाहिए। अब जैसे मान के चलिए, ठीक है, जैसे मान के चलिए कि हमारे घर में हम 4 लोग हैं जी, आज छोड़ के चली भी जाएगी एक कह रहे सर आज छोड़ के चली भी जाएगी, बिल्कुल बेटा आज नहीं रहेगी पंकज। चलिए अब यहां पर ध्यान दो, चलो प्लीज, है ना। अब आओ यहां पर देखो, एक बच्चा बोल रहा है कि सर आप कहां से कहां चले गए, ठीक है, समझाते हुए, ठीक है ना, हमें समझाना था क्या सर, संघात्मक संविधान परंतु एकात्मकता की ओर झुकाव, क्या सर, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन विद यूनिटरी बाइस, ठीक है। लेकिन अब इसमें मैंने आपको सबसे पहले तो ये मेरी नैतिक जिम्मेदारी है कि पहले मैं आपको ये बताऊं कि सर संघात्मक संविधान है क्या, फिर मैं आपको ये बताऊं कि भैया जी परिसंघात्मक संविधान क्या है, एकात्मक संविधान। तो पहले आप इसे समझो। अब संघात्मक संविधान क्या होता है, ये भैया जी जो हमने संविधानों का 3 आधारों पर बंटवारा किया है ना, ये केंद्र और प्रांतों के मध्य संबंधों के आधार पर किया है। किसके आधार पर? केंद्र और प्रांतों के मध्य संबंधों के आधार पर ये हमने 3 प्रकार के, ठीक है, संविधान बनाए हैं। पहला परिसंघात्मक, दूसरा संघात्मक, तीसरा एकात्मक संविधान। अब ये परिसंघात्मक संविधान क्या है, इसमें क्या होता है कि कई छोटे छोटे राज्य मिलकर एक संघ बनाते हैं, अपने कुछ विषयों को संघ को सौंपते हैं,
ठीक है, उन विषयों पे संघ प्रशासन करता है, संघ उन विषयों पे कानून बनाता है। लेकिन यहां पे राज्य जिन्होंने मिलकर संघ बनाया है, इनको पूरी स्वतंत्रता होती है कि जब चाहे तब संघ से अलग हो सकते हैं। तो इसलिए परिसंघात्मक संविधान को हम क्या कहते हैं? इसलिए परिसंघात्मक संविधान को हम कहते हैं अविनाशी राज्यों का विनाशी संघ। क्या बोलते हैं भैया जिसको? अविनाशी राज्यों का विनाशी संघ बोलते हैं, विनाशी संघ बोलते हैं। उम्मीद करता हूं बात अच्छी से समझ में आ गई होगी। अब संघात्मक संविधान है, ठीक है सर, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें भी सेम ये फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन में कि बहुत सारे राज्यों ने मिलकर एक संघ बनाया, लेकिन यहां पे शर्त ये होती है कि राज्य संघ से अलग नहीं हो सकते। तो जब राज्य संघ से अलग नहीं हो सकते तो यहां पे भैया जी संघ भी बना रहेगा, राज्य भी बना रहेगा। तो अब चूंकि यहां पे संघ और राज्य दोनों बने रहेंगे, तो इसलिए संघात्मक संविधान को हम बोलते हैं अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ। क्या बोलते हैं इसको? अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ, अविनाशी संघ। ठीक है, तभी बड़े बूढ़े कहते हैं, मम्मी पापा कहते थे ना कि बेटा हाई स्कूल में पढ़ लो, ठीक है, या इंटर में पढ़ लो, या बचपन से पढ़ो। तो मम्मी पापा इसलिए कहते थे क्योंकि पढ़ने से बेटा बौद्धिक क्षमताओं का विकास होता है। अब एक्चुअली है क्या कि कुछ बच्चे ऐसे भी हैं कि जिनको ये लगता है कि चलो कोई बात नहीं, ठीक है ना, वर्दी पे 2 स्टार मजाक बात है, ऐसी आ जाती हैं, है ना। तो बहुत सारे ऐसे बच्चे जिनकी बौद्धिक स्तर वो है नहीं, वो आ गए। अब आगे अब उन्हें ये पढ़ना पड़ रहा है, क्योंकि थोड़े बहुत अगर वो अपने कस्बे वगैरह में किसी ऑफलाइन कोचिंग में पढ़े होंगे तो उनको रट बात ये होगा, भारतीय संविधान का भाग 1 ये, भाग 2 वो, भाग 3 ये, कोई अनुसूची की ट्रिक बता दी होगी, वो बड़े खुश हो गए होंगे। अब पढ़ना पड़ रहा है यहाँ पे ये सब, तो उन्हें लग रहा है अरे यार ये क्या है, ठीक है। तो पढ़ना तो पड़ेगा, एक बात क्लियर है, ठीक है। 2 ऑप्शन है आपके पास, ठीक है, या तो आप पढ़ो और इतना पढ़ो, इतना पढ़ो, इतना पढ़ो कि एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर कर, ठीक है, रिकॉल करो, रिवाइज करो, नहीं समझ में आता किसी बुक का रेफरेंस लो, ठीक है ना। दूसरा ऑप्शन क्या है? दूसरा ऑप्शन यह है कि पता है कि मेरी कुव्वत नहीं है, मेरी क्षमता नहीं है, ठीक है, या मेरा पढ़ने में मन नहीं लगता, या मम्मी पापा को मैंने झूठे सपने दिखाने के लिए RWA से बैच तो ले लिया UPSI का, लेकिन मैं पढ़ नहीं पा रहा, मेरा दिमाग नहीं लग रहा, मैं इंस्टा पे रील देखता हूं, ठीक, रात को जैसे 11 बजते हैं तुरंत मैसेज कर देता हूं, और बाबू क्या कर रहे हो, बहुत दिन हो गए, ठीक है बाबू, चलो आवाज बात करते हैं, ठीक है, और बताओ बाबू तुमने क्या खाया, और बताओ बाबू तुमने आज गन्ना का जूस पिया, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चे छोड़ दो बिल्कुल तैयारी, ठीक है, फिर बाबू से पूछो, बाबू के हाल चाल लो। क्लियर है? तो अब संघात्मक संविधान जो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है उसको अविनाशी राज्यों का क्या कहेंगे? अविनाशी संघ। अब इसे अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ कहेंगे क्यों? क्योंकि मैंने यहां पर बताया कि मेरी आवाज आ रही होगी आप सभी को, आप सभी मुझे सुन पा रहे होंगे बहुत अच्छे से, है ना, सब लोग मुझे सुन पा रहे होंगे बहुत अच्छे से। ओके चलिए, अब जैसे बच्चे है क्या जी, सब लोग मुझे सुन पा रहे हैं। अब जैसे है क्या कि घर में जो है ना 4 भाई हैं, ठीक है ना, या 4 बच्चे हैं, और चारों आपस में बहुत लड़ते हैं, 1-2 साल ऊपर नीचे हैं, बहुत लड़ते हैं, ठीक है। पापा ऑफिस चले गए, ऑफिस जाने के बाद लगा तड़ापा तड़ापा, और अगर पापा पावरफुल हैं, पापा का खौफ है, तो जैसे ही शाम को पापा ऑफिस से लौटे, अपनी ड्यूटी से लौटे, और पापा के स्कूटर या मोटरसाइकिल की आवाज जैसे ही सुन ली, बच्चे चुपचाप पढ़ने बैठ जाते हैं। और जो अभी तक लड़ रहे थे ना, एक दूसरे के बाल पकड़ के नोच रहे थे, एक दूसरे को थप्पड़ मार रहे थे, वो एक दूसरे के सामने किताब लेके ऐसे बैठ जाते हैं कि जैसे इनसे ज्यादा सभ्य कोई बच्चा है ही नहीं। तो मतलब बुजुर्ग ताकतवर होना चाहिए। तो मतलब कहने का आशय क्या है कि जितना जिन देशों में
संघात्मक संविधान होता है, संविधान होता है, जिन देशों में फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन होता है, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, तो उनकी सबसे बड़ी विशेषता होती है कि वहां पर रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होगा। वहां पर क्या होगा भैया जी, वहां पर लिखित संविधान होगा। वहां पर क्या होगा सर, वहां पर रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होगा। ये बात ध्यान रखना, वहां पर रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होगा। नंबर फर्स्ट मैंने क्या बोला कि सर जिन देशों में संघात्मक संविधान होगा, ठीक है, वहां पर क्या होगा सर, वेरी फर्स्ट वहां पर रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होगा, वहां पर लिखित संविधान होगा। लिखित संविधान क्यों होगा, इसलिए होगा लिखित संविधान क्योंकि सर वहां पर हम राज्यों के और संघ के विषयों को अलग अलग कर सके। तो बेसिकली यहां पर क्या होगा, यहां पर सेपरेशन ऑफ पावर होगा, शक्तियों का पृथक्करण होगा। ऐसे देशों में क्या होगा, शक्तियों का पृथक्करण होगा, शक्तियों का पृथक्करण होगा, सेपरेशन ऑफ पावर। बचपन में आपने देखा होगा, आप दो बहन भाई थे, किसी एक चीज के लिए लड़ते थे, तो मम्मी या पापा कह देते कि भाई ये तेरी, ये तेरी। देखिए अब आज के बाद कोई लड़ाई नहीं होगी। तो ऐसे ही यहां पर सब क्या होता है, यहां पर सेपरेशन ऑफ पावर का सिद्धांत लागू होता है। ठीक है सर, किसका, सेपरेशन ऑफ पावर का, शक्तियों के पृथक्करण का। मतलब शक्तियों के पृथक्करण का इस तरह से कि भैया जी यहां पर शक्तियों का पृथक्करण करने के लिए दो लिस्ट तो ऑब्वियस सी बातें होंगी ही होंगी। यहां पर दो लिस्ट तो होंगी ही होंगी, एक यहां पर पक्का यूनियन लिस्ट होगी और दूसरी पक्का यहां पर भैया जी कौन सी होगी, ठीक है ना, स्टेट लिस्ट होगी, राज्य सूची होगी, स्टेट लिस्ट होगी। तो यहां पर दो लिस्ट तो होंगी होंगी, एक यूनियन लिस्ट होगी, एक स्टेट लिस्ट होगी। जो यूनियन लिस्ट होगी, जो संघ सूची होगी, वो संघीय विषयों पर कानून बनाएगी। भैया जी ये जो संघ सूची होगी ये किस विषय पर, बताइए मुझे फटाफट से। तो सर ये संघ सूची जो होगी, ये मतलब संघ जो होगा, जो यूनियन होगा, वो यूनियन लिस्ट में लिखे हुए विषयों पर कानून बनाएगा, ठीक है। और जो स्टेट होंगे वो अपनी लिस्ट में लिखे हुए विषयों पर कानून बनाएंगे। तो जब दोनों अपने अपने विषयों पर कानून बनाएंगे, जब दोनों अपने अपने विषयों पर प्रशासन करेंगे, जब दोनों अपने अपने विषयों के भीतर जो सीमाएं निर्धारित की गई हैं उनमें रहकर कार्य करेंगे, तो क्या आपस में इन दोनों का एक दूसरे के साथ किसी भी तरह का कोई कॉन्ट्रडिक्शन होगा, नहीं होगा। क्या आपस में इन दोनों का, ठीक है, संघर्ष होगा, भैया जी नहीं होगा। जब दोनों ही अपने अपने विषयों पर कानून बनाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है एक दूसरे के साथ इनका संघर्ष होना, ठीक है ना, बिल्कुल भी, ठीक है, संभव नहीं है। तो इसलिए यहां पर सिर्फ क्या होता है, सेपरेशन ऑफ पावर होता है। लेकिन घर का बुजुर्ग यहां पर बहुत ताकतवर बनाया जाता है ऐसे देशों में। तो ऐसे देशों में भैया जी क्या होता है, ऐसे देशों में स्वतंत्र एवं शक्तिशाली, पावरफुल न्यायपालिका होती है, न्यायपालिका होती है। तो ध्यान रखना है ऐसे देशों में सर क्या होती है, इंडिपेंडेंट एंड पावरफुल जुडिशरी होती है, पावरफुल जुडिशरी होती है, ठीक है भाई। तो ऐसे देशों में स्वतंत्र और शक्तिशाली न्यायपालिका है, ठीक है, इंडिपेंडेंट एंड पावरफुल जुडिशरी है, ठीक है, जिन देशों में संघात्मक संविधान होता है जी। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, ठीक है, क्लियर हुआ। साथ ही साथ इन देशों में और क्या होगा सर, इन देशों में ये 3 पॉइंट हो गए। चौथा पॉइंट, इन देशों में सर सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन होता है। ऐसे देशों में संविधान की सर्वोच्चता होती है। ऐसे देशों में क्या होती है सर, संविधान की सर्वोच्चता होती है, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन होता है। कॉन्स्टिट्यूशन होता है, संविधान की सर्वोच्चता होती है। तो आप बताओ क्या ये सारी की सारी विशेषताएं हमारे संविधान में है? बिल्कुल है सर, ये सारी विशेषताएं हमारे संविधान में है सर, ठीक है, ये सारी विशेषताएं हमारे संविधान में पाई जाती है सर। हमारे संविधान में रिटन कॉन्स्टिट्यूशन भी, हमारा संविधान ऑब्वियस बात है कि नहीं बेटा, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन बिल्कुल है सर, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। सेपरेशन ऑफ पावर भी हमारे संविधान में सर,
शक्तियों का पृथक्करण भी है। कहां पर है सर शक्तियों का पृथक्करण? तो सर हमारे संविधान की जो 7th शेड्यूल है, जो 7वीं अनुसूची है, 7th शेड्यूल सर, उसमें शक्तियों का पृथक्करण है 7th शेड्यूल में। और सर 7th शेड्यूल में कुछ इस तरह से शक्तियों का पृथक्करण है कि सर यहां पर 3 लिस्ट ऑफ सेपरेशन है। पहली है यूनियन लिस्ट, संघ सूची, जिसमें विषयों की संख्या 100 है। दूसरी है राज्य सूची, जिसमें विषयों की संख्या अब 61 है। और तीसरी है कंकरेंट लिस्ट, समवर्ती सूची, जिसमें विषयों की संख्या 52 है। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है? ये बात समझ में आ रही है? तो सर बहुत अच्छे से क्लियर करना है आपको, ये बात बहुत अच्छे से क्लियर करना है कि संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची शक्तियों के वितरण के लिए, ठीक है ना, सेपरेशन ऑफ पावर के लिए हमारे यहां 7वीं अनुसूची है। और 7वीं अनुसूची में बात क्लियर है कि साहब संघ किन विषयों पर कानून बनाएगा, राज्य किन विषयों पर कानून बनाएगा, और सर ये दोनों, ठीक है ना, किन विषयों पर कानून बना सकते हैं, तो वो समवर्ती सूची में है। अब कई किताबों में संघ सूची में 98 विषय लिखा है, तो कोई मुझे टेलीग्राम पर मैसेज करता है कि सर आपने गलत पढ़ा दिया। ठीक है, अच्छा ऐसे ज्ञानी मुझे बहुत मिलेंगे टेलीग्राम पे या फिर ग्रुप में भी। ठीक है, मैंने ग्रुप में देखा था, ठीक है, एक बच्चे ने तो नवीन सर के लिए लिख रखा था, किसी ने किसी दूसरे सर के लिए लिख रखा था, मेरे लिए लिख रखा था, फिजिक्स वाले सर के लिए लिख रखा था। तो ये इतना ज्ञान आपके पास कहां से आता है कि आप तुरंत बोल देते हो कि सर आप गलत पढ़ा रहे हो? ये ज्ञान आप लाते कहां से हो? ठीक है, तो सबसे पहले तो आप अपने ज्ञान के चक्षुओं को खोलो। अभी तुम्हें बहुत खोलने की जरूरत है, तब किसी टीचर को आप ऑब्जेक्ट किया करो। ठीक है, बात समझ में आ रही है ना? पहले रिसर्च करो तब ऑब्जेक्ट करो किसी टीचर को। तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम पता नहीं तो कितने पढ़े लिखे हो गए हो, तो प्लीज यहां पर, ठीक है, ध्यान रखना, इतने ही विषय हैं, पूरा इतिहास बता दूंगा इसका। ठीक है, आगे आना। अब यहां पर सर दूसरा क्या है सर? दूसरा हमारे संविधान का भाग 11 भी है। हमारे भाग 11 में भी, ठीक है, सेपरेशन ऑफ पावर है, शक्तियों का पृथक्करण है, जिसमें सेंटर स्टेट रिलेशन है, केंद्र राज्य संबंध है। सेंटर स्टेट रिलेशन है, केंद्र राज्य संबंध। केंद्र राज्य संबंधों को 2 भागों में बांटा है इसमें। पहले लीगल रिलेशंस और दूसरे एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस। 2 भागों में बांटा है भैया जी। कौन कौन से 2 भागों में? केंद्र राज्य संबंध भाग 11 में 2 भागों में बांटे गए हैं, लीगल रिलेशंस एंड, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस, विधायी और प्रशासनिक। जो विधायी संबंध है आर्टिकल 245 से 255 में है, ठीक है, और जो प्रशासनिक संबंध है वो आर्टिकल 256 से, ठीक है, 263 तक है। 256 से 263 तक है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, 263 तक है। तो विधायी और प्रशासनिक संबंध भाग 11 में है केंद्र राज्य संबंध। जी, उम्मीद करता हूं कि ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई। ठीक है, क्लियर है जी? इसको 264 करो बेटा, ठीक है ना, 264 है आई थिंक। भाग 11, हाँ चलो, ये बात क्लियर हो गई। और इसके अलावा यहां पर क्या है सर? संविधान की सर्वोच्चता है, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। तो सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन तो मैंने सबसे पहली विशेषता बता दी थी कि यहां पे हमारे यहां क्या है? संविधान की सर्वोच्चता है। संविधान सबसे बड़ा है और कोई भी संस्था संविधान से ऊपर नहीं हो सकती। ठीक है, सभी को संविधान के भीतर रहते हुए कार्य करना पड़ेगा। अब तीसरा आता है सर हमारा एकात्मक राज्य। ठीक है, यह है भैया जी तीसरा एकात्मक संविधान, यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन। अब इस यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन को हम कहते हैं विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ। इसको क्या बोलते हैं भैया जी? विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ। अविनाशी संघ, एक बात बताऊं मैं आपको, सब लोग सुनो, ठीक है, ये एक बार में समझ में आने वाली चीज नहीं है। अभी आपका दिमाग अल्प विकसित है क्योंकि आप पहले से इन सबको पढ़े नहीं हो, आप इन सब के लिए तैयार नहीं हो। ठीक है, जब आप इनके लिए तैयार नहीं हो तो आप 2 मिनट में टीचर को जज कर लेते हो कि नहीं ये अच्छा पढ़ा रहा है, ये बुरा पढ़ा रहा है, इसका समझ में आ रहा है, इसका नहीं आ रहा। तो अभी आप क्या करो, देखिए, सबसे पहले लेक्चर को एक बार देखो, एक बार रिवाइज करो, लेक्चर को रिकॉल करो, फिर सारी चीजें ऑटोमेटिकली धीरे धीरे आपको समझ में आने लगी होंगी। ठीक है बच्चे, दीवानी मामले क्या होते हैं? जैसे आप पूछेंगे सर कि दीवानी मामले है ना, अब ऐसे बहुत सारी चीज आपको समझनी है, तो बेटा देखो दीवानी मामले क्या है। ठीक है, सिविल अफेयर्स क्या होती है? तो दीवानी मामलों का मतलब होता है बेटा ऐसे मामले
जो संपत्ति के उत्तराधिकार से संबंधित होते हैं, है ना, जो विवाह से संबंधित होते हैं, विवाह विच्छेद से संबंधित होते हैं, ठीक है सर, जो कॉपीराइट से संबंधित होते हैं, पेटेंट से संबंधित होते हैं, ऐसे मामले दीवानी मामले। फौजदारी मामले हत्या, लूट, डकैती, बलात्कार, हत्या का प्रयास, ये सब फौजदारी मामले हैं, ठीक है। लॉ एंड ऑर्डर का मतलब आप समझ गए भैया, ठीक है ना, शांति व्यवस्था, एजुकेशन, हेल्थ, तो ये राज्य के विषय हो गए, सपोज है, ठीक है। और ये जो है संघीय विषय हो गए, ठीक है, युद्ध एवं शांति, वैदेशिक मामले, संचार वगैरह, या फिर परमाणु ऊर्जा, ठीक है, एटॉमिक पावर, परमाणु ऊर्जा, ये सब क्या हो गए मेरे प्यारे बच्चे, ये आपके संघीय विषय हो गए। बात समझ में आ रही है? तो ये मैंने आपको एक समझाने की कोशिश की कि सर यहां पर एग्रीमेंट क्या होगा, कन्फेडरेशन में यहां पे एग्रीमेंट ही होगा कि राज्य जब चाहे तब संघ से अलग हो सकते हैं। तो इसलिए आज आप देख लो, क्या आज आपको सोवियत संघ देखने को मिलता है? नहीं। इसलिए हम सोवियत संघ के नाम के आगे क्या लगाते हैं? भूतपूर्व, क्योंकि वो पहले कभी था, आज नहीं है, ठीक है। अब यहां पर आ जाते हैं हम संघात्मक व्यवस्था पे। किस पर भैया जी? संघात्मक व्यवस्था, फेडरल सिस्टम। तो फेडरल सिस्टम में एक एग्रीमेंट होता है क्या भैया जी, कि राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। यहां पर भी सेम यही प्रोसेस हुई है कि राज्यों ने मिलकर एक संघ बनाया है, लेकिन अब यहां पर संघों को ये, अब यहां पर राज्यों को यह स्वतंत्रता नहीं है कि राज्य संघ से अलग हो सके। अब राज्यों को इस बात की कोई स्वतंत्रता नहीं है कि राज्य भाई संघ से अलग हो जाए, ठीक है। तो भाई अब क्या होगा इसमें कि जब राज्यों को इस बात की बेटा कोई वो नहीं कि राज्य संघ से अलग हो सकते हैं, तो यहां पर होगा क्या, यहां पर ये सारी चीजें होंगी। क्लियर है? यहां पर एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होगा, वहां पर सेपरेशन ऑफ पावर होगा कि दोनों एक दूसरे के मामले में हस्तक्षेप ना करें। तभी तो मेरे प्यारे बच्चे, ठीक है, पत्नी और पति के बीच में कार्यों का बंटवारा कर दिया गया है। बड़ी पुरानी व्यवस्था है, ठीक है, कार्यों का बंटवारा किया गया पति और पत्नियों के बीच में। वही पति का काम है, ठीक है ना, बाहर जाकर घर के लिए कमा के लाना, नौकरी करना, ये करना। पत्नी का काम क्या है सर? क्योंकि वो घर पर रहेंगी तो उनका काम है कि घर के जितने भी काम है, ठीक है ना, रोटी पानी वगैरह ये सब करना, ठीक है। तो बनी हुई व्यवस्था थी। अब चूंकि पत्नियां भी कमाने लगी और जो पति नहीं कमा रहे, अब वो क्या कर रहे हैं, ठीक, घर पे भैया जी अपना, ठीक है, लिया बेलन, बड़ी गोल गोल रोटी बना रहे हैं, अपने आराम से जो है ना मस्त बर्तन फर्तन साफ कर रहे हैं। तो भाई ये व्यवस्था है, ठीक है। तो इसी को हम सेपरेशन ऑफ पावर कहते हैं। तो ये संघात्मक संविधान की विशेषता होती है, ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है। और तीसरा है आपका एकात्मक संविधान, यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, एकात्मक संविधान, यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन। अभी जो यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन है, एकात्मक संविधान है मेरे प्यारे भैया जी। एकात्मक संविधान का मतलब क्या होता है? अब इसको हम कहेंगे, एकात्मक संविधान में ये होता है भैया जी कि जो संघ होता है ना, ये ध्यान रखना, एकात्मक संविधान में क्या है कि संघ ताकतवर होता है, यहां पे संघ शक्तिशाली है। ठीक है सर, यहां पर सर कौन है? यहां पर संघ शक्तिशाली, संघ पावरफुल है यहां पर। तो जिन देशों में यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन है वहां पे संघ शक्तिशाली है, ठीक है, यूनियन पावरफुल है। क्यों यूनियन पावरफुल है मैं आपको बताऊं, क्योंकि सर इन देशों में जो है ना, जो राज्य है, उन राज्यों ने संघ को नहीं बनाया, इस देश में संघ ने राज्य को बनाया है। इन देशों में बेटा राज्य मिलकर संघ नहीं बनाते, ठीक है, इस देश में संघ राज्यों का निर्माण करता है, राज्य ने संघ नहीं बनाया। अब जहां पर राज्यों ने संघ बनाया था, जैसे यहां पर राज्यों ने संघ बनाया था, यहां पर राज्यों ने संघ बनाया था, तो यहां पर राज्य शक्तिशाली थे, ठीक, राज्य जब चाहे तब संघ से अलग हो सकते हैं क्योंकि राज्यों ने मिलकर संघ बनाया है। तो यहां पे पावरफुल कौन है? यहां पर पावरफुल राज्य है, इसलिए बोला गया अविनाशी राज्यों का विनाशी संघ। अब यहां पर चूंकि पावरफुल यहां पर भी राज्य है क्योंकि राज्यों ने मिलकर संघ बनाया है, लेकिन व्यवस्था ऐसी बन गई कि एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते। यहां पर व्यवस्था ऐसी बन गई एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते, तो यहां पे दोनों को समान शक्तियां हैं। लेकिन साहब यहां पर मामला उल्टा है। यहां पर कैसे मामला उल्टा है कि संघ शक्तिशाली है? क्यों? क्योंकि भैया जी राज्यों का फॉर्मेशन ही संघ के इच्छा पर होता है, क्योंकि सर राज्यों का फॉर्मेशन ही संघ की इच्छा पर होता है। बात समझ में आ रही है? राज्यों का गठन ही किसकी इच्छा पर होता है भैया जी? संघ की इच्छा पर होता है। किसमें भैया जी? एकात्मक संविधान में। उम्मीद करता हूं कि बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी कि सर राज्यों का गठन ही संघ की इच्छा पर हुआ है यहां पर।
तो अब चूंकि राज्यों का गठन ही संघ की इच्छा पर हुआ है, तो यहां पर राज्य कमजोर है, राज्य कमजोर है, ठीक है भैया जी, और संघ क्या है, संघ शक्तिशाली है। ठीक है, तो ऐसे संविधान जहां पर एकात्मक संविधान होगा, वहां पर संघ को या वहां पर केंद्र को, ध्यान रखना, राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन का अधिकार होगा। संघ राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन कर सकता है, संघ राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकता है, ठीक है, नाम में परिवर्तन कर सकता है, क्षेत्र में परिवर्तन कर सकता है, नए राज्य बना सकता है, नए राज्य का गठन कर सकता है, ठीक है ना, और पुराने राज्यों को समाप्त कर सकता है, पुराने राज्यों को समाप्त कर सकता है। ये बात आई ना समझ में वीडियो? तो संघ जो है ना, यहां पे संघ राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन कर सकता है, उसके नाम में परिवर्तन कर सकता है, उसके क्षेत्र में नए राज्य का गठन कर सकता है, पुराने राज्यों को खत्म कर सकता है, समाप्त कर सकता है भैया जी, कौन? संघ। ठीक है, तो हमारे संविधान में ये ध्यान रखना, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे भारतीय संविधान में आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, आर्टिकल 3, आर्टिकल 4 में सेम ऐसे ही प्रावधान है, सेम ऐसे ही प्रावधान है। तो हमारे संविधान के आर्टिकल 1, 2, 3, 4 में, 1, 2, 3, 4 में ऐसे ही प्रावधान है, सेम यही प्रावधान है मेरे प्यारे बच्चे। मेरी बात आ रही है ना समझ में? ठीक है, अच्छा, तो और कौन कौन से प्रावधान हैं, ठीक है, जो एकात्मक संविधान में पाए जाते हैं? वो और कौन कौन से प्रोविजंस हैं जो एकात्मक संविधान की विशेषता बतलाते हैं? ठीक है, और जो हमारे यहां पर भी है, क्योंकि हमारे यहां पर मेरे प्यारे बच्चे ध्यान रखना, ये प्रावधान किसके थे सर? रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, सेपरेशन ऑफ पावर, ये सब किसके प्रावधान थे? सेपरेशन ऑफ पावर, बोलो, संघात्मक संविधान के प्रावधान थे। और ये सारे के सारे द प्रोविजंस ऑफ फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन, संघात्मक संविधान के जो प्रावधान है हमारे देश में भी है, वो हमने यहां पे लिख दिया कि साहब हमारे देश में ये प्रावधान संघात्मक संविधान के हैं। अब ये प्रावधान जो हमारे देश में सर, वो एकात्मक संविधान के भी हैं। हमारे देश में ये वाले प्रावधान यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन के भी हैं। जैसे सबसे पहले सर क्या, जो अपशिष्ट विषय है, अपशिष्ट विषयों का केंद्र में निहित होना। तो सबसे पहला प्रावधान, अपशिष्ट विषयों का केंद्र में निहित होना, रेजिड्यूरी पावर्स कहते हैं। अपशिष्ट विषयों को क्या कहते हैं सर? रेजिड्यूरी पावर्स, पावर्स, विषयों का केंद्र में निहित होना। ठीक, ध्यान रखना। तो सबसे पहला है सर अपशिष्ट विषयों का केंद्र में निहित होना, अपशिष्ट विषयों का संघ में निहित होना। अपशिष्ट विषय का मतलब है, देखो बेटा, जो विषय संघ सूची में लिखे हुए हैं 100, जो विषय राज्य सूची में लिखे हुए हैं 61, और जो विषय समवर्ती सूची में लिखे हुए हैं आपके 52। ठीक है, तो जो संघ सूची में लिखे हुए हैं वो संघ के विषय हैं, उन पर केंद्रीय संसद कानून बनाएगी और उन पर प्रशासन केंद्रीय मंत्रिमंडल करेगा। जो राज्य सूची में लिखे हुए हैं वहां पर राज्य का विधानमंडल कानून बनाएगा और उन पर प्रशासन राज्य का मंत्रिमंडल करेगा, मंत्रिपरिषद करेगी राज्य की। और समवर्ती सूची के विषयों पर दोनों में से कोई भी कानून बना सकता है, लेकिन एक विषय पर, अगर सपोज एक विषय पर संसद या किसी राज्य का विधानमंडल दोनों ही कानून बना दे तो संसद के द्वारा बनाया गया कानून मान्य होता है। समवर्ती सूची के विषय पर संसद के द्वारा बनाया गया कानून ही मान्य होगा। अगर किसी एक विषय पर दोनों कानून बनाते हैं, ठीक है, तो संसद का कानून मान्य होगा। और अगर विवाद हो जाता है तो नो डाउट संसद का ही कानून मान्य होगा। अगर दोनों में विवाद हो जाता है वो समवर्ती। लेकिन बेटा, जो विषय उस समय नहीं थे जब संविधान आपका लिखा गया था, लेकिन वर्तमान में वो, ठीक है ना, देश काल परिस्थिति के आधार पर, ठीक है, ऐसी आवश्यकता बन गई कि ऐसे विषयों को हमें संविधान में शामिल करना पड़ा, तो ऐसे विषयों को हम अपशिष्ट विषय या अपशिष्ट शक्ति कहते हैं। ठीक है, अब जैसे उस समय जब हमारा संविधान बना था तब इंटरनेट नहीं था। अब जब इंटरनेट नहीं था तो साइबर अपराध नहीं होते थे, साइबर बुलिंग नहीं होती थी, ठीक है, साइबर फ्रॉड नहीं होता था। ठीक है, अब तो ये होता है मेरे प्यारे बच्चे कि बहुत ज्यादा फ्रॉड है, आपसे ओटीपी पूछ लिया जाएगा, आपका बैंक अकाउंट खाली कर दिया जाएगा। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हो रही हैं। ठीक है, क्लियर है ना? तो ये बात समझ में आ रही है? तो सर अपशिष्ट विषयों का संघ में निहित होना, केंद्र में निहित होना, तो अपशिष्ट विषय पर केंद्र कानून बनाएगा, राज्य कानून नहीं बना सकते। जबकि
जहां पर संघात्मक संविधान होता है ना, जिन देशों में प्रॉपर ठीक है संघात्मक संविधान है, अमेरिका में अवशिष्ट विषय प्रांत में निहित है, केंद्र में नहीं, हमारे यहाँ केंद्र में निहित है। दूसरा, इन देशों में क्या होता है, केंद्र द्वारा राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति, राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति। केंद्र द्वारा राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति बच्चे, ठीक है, अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर्स बाय द ठीक है सेंटर, ठीक है टू द स्टेट। तो केंद्र द्वारा राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति, ठीक है सर, अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर्स, ठीक है ना, इन द स्टेट्स बाय द सेंटर। अब केंद्र में जो बेटा राज्यपाल नियुक्त किया जाता है, राज्यपाल किसका व्यक्ति है भाई, केंद्र का व्यक्ति है भाई। राज्यपाल को राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो राज्यपाल करता क्या है बेसिकली, राज्यपाल को ये ध्यान रखना, राज्यपाल को ठीक है हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव है, वो किसी भी राज्य का ठीक है, किसी भी राज्य की कार्यपालिका का प्रधान है राज्यपाल, ठीक है, लेकिन नाम मात्र का प्रधान है। जैसे राष्ट्रपति ठीक है संघ की कार्यपालिका का प्रधान है नाम मात्र का, ऐसे ही किसी भी राज्य का जो राज्यपाल है वो नाम मात्र का प्रधान है कार्यपालिका का, ये बात ध्यान रखना। तो केंद्र द्वारा राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति, केंद्र द्वारा राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति। तो अब केंद्र के द्वारा जब राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति होती है मेरे प्यारे बच्चे, तो एक तरह से केंद्र उस राज्य में ठीक है अपना नियंत्रण स्थापित करने के लिए राज्यपाल को अपॉइंट करता है, ठीक है। केंद्र उस राज्य में अपना कंट्रोल एस्टेब्लिश करने के लिए, केंद्र उस राज्य में अपना कंट्रोल एस्टेब्लिश करने के लिए राज्यपाल नियुक्त करता है, और राज्यपाल उस राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख भी है, ठीक है। बेशक वो नॉमिनल है, नाम मात्र का है, ठीक है, और वो ये ध्यान रखना है उस राज्य का हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव है, उस राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख है राज्यपाल। अब लेकिन राज्यपाल को अधिकार भी तो है, अगर राज्यपाल को यह आवाज हो जाए कि इस राज्य में संवैधानिक व्यवस्था के आधार पर शासन नहीं चलाया जा रहा, तो राष्ट्रपति को रिपोर्ट लिख के भेज देगा, और आर्टिकल 356 के आधार पर राष्ट्रपति उस राज्य में राष्ट्रपति शासन भी लगा देगा। वह किसी भी विधेयक को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित भी कर सकता है, किसी भी बिल को राष्ट्रपति के लिए वो बेटा रिजर्व कर सकता है, रोके रख सकता है, तो अधिकार भी है। इसके अलावा ठीक है राष्ट्रपति शासन लग जाना, तो राष्ट्रपति शासन का लग जाना ये दिखाता है कि भाई केंद्र ज्यादा ताकतवर है राज्यों की तुलना में। तो यहां पर केंद्र ताकतवर होता है, राज्य कमजोर होता है, तो राष्ट्रपति शासन का लग जाना ये दर्शाता है कि सर केंद्र राज्य की तुलना में ज्यादा ताकतवर है। और यहां पर क्या होता है सर, राज्यों को संघ से अलग होने का कोई अधिकार नहीं है, राज्यों को संघ से अलग होने का कोई अधिकार नहीं, होने का कोई राइट नहीं। ठीक है सर, राज्यों को संघ से अलग होने का भैया जी यहां पर किसी भी तरह का कोई भी ठीक है अधिकार नहीं है। ठीक है, ऐसे राज्यों में ठीक है जहां पर एकात्मक संविधान होता है, दोहरी नागरिकता नहीं होती, डुअल सिटीजनशिप नहीं होती। बेटा डुअल सिटीजनशिप का मतलब कुछ बच्चे समझते हैं कि साहब दो देशों की नागरिकता ले सकते, नहीं। डुअल सिटीजनशिप का मतलब होता है कि साहब केवल संघ की, केवल केंद्र की नागरिकता होगी। जैसे हमारे यहां आप केवल भारत के नागरिक हो, आपको राज्यों की नागरिकता नहीं दी जाएगी। आप केवल भारत के नागरिक हो, आपको राज्यों की नागरिकता नहीं दी जाएगी। आप केवल किसके सर, भारत के नागरिक हो। ठीक है, तो दोहरी नागरिकता ठीक है नहीं होती। ठीक है, ऐसे देशों में दोहरी न्यायपालिका नहीं होती। हमारे यहां दोहरी न्यायपालिका नहीं है। आप कहेंगे सर है तो सही, केंद्र में सुप्रीम कोर्ट है, राज्य में हाई कोर्ट है। नहीं बेटा, राज्य का हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का ही एक अवयव है। ठीक है, ध्यान रखना। तो ना तो दोहरी न्यायालय है, ना ही दोहरी ठीक है नागरिकता है मेरे प्यारे बच्चे। ठीक है, और ऐसे देशों में राज्य के लिए अलग संविधान भी नहीं होता। हमारे यहां भी नहीं है। क्या हमारे यहां राज्यों के लिए पृथक संविधान है? नहीं है। पहले अपवाद था जम्मू कश्मीर, लेकिन अब वो भी नहीं बचा बेचारा, वो भी भारत संघ का पूरी तरह से अवयव हो गया। कोई विशेष राज्य का दर्जा उसके पास नहीं है, तो राज्यों के लिए पृथक संविधान भी नहीं होता। ठीक है सर, राज्यों के लिए पृथक संविधान भी नहीं होता। ठीक है जी, तो ये बात तो ये सारी व्यवस्था जो है, ये सारी व्यवस्था क्या बनाती है? एकात्मक संविधान। तो अवशिष्ट शक्तियों का संघ में निहित होना। ठीक है, और ठीक है आर्टिकल 249 मैंने कल बताया था आपको, आर्टिकल 249 कि जब राज्यसभा को कोई भी राज्य सूची का विषय राष्ट्र महत्व का लगने लग जाए, तो वह अपने उपस्थिति में मतदान करने वाले 2/3 बहुमत से
उसे राष्ट्र महत्व का घोषित कर देती है, और जैसे ही राज्य सूची का कोई भी विषय राष्ट्र महत्व का घोषित हो गया तो उसमें कानून बनाने का अधिकार संसद को प्राप्त हो जाता है। किसको प्राप्त हो जाता है सर? संसद को प्राप्त हो जाता है उस पर कानून बनाने का अधिकार। जी ठीक है जी, क्लियर हुआ। तो ये विशेषता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की, ठीक है, हमारे संविधान की और भी विशेषता है, लेकिन वो जो सारी विशेषता है वो सारी की सारी विशेषताएं आपकी नेक्स्ट आएंगी, ठीक है, जब मैं आपको प्रियम्बल पढ़ाऊंगा। ठीक है, अब जैसे कुछ विशेषता मैं आपको लिख देता हूं, कुछ अन्य जो विशेषताएं, ठीक है, इसके अलावा बची, जैसे हमारा जो, ठीक है, संविधान है वह संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है। अब मैं इसे समझाऊंगा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न क्या होता है। ठीक है, वो हमारा क्या, संविधान पूरी तरह से क्या है, कंप्लीटली संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है, ठीक है, सवर्ण है, सवर्ण स्टेट है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है। दूसरा सर, समाजवादी अवधारणा हमारे यहां पर पाई जाती है। ठीक है, इसे छोड़ो, समाजवादी अवधारणा छोड़ो, पंथ निरपेक्ष है, धर्म निरपेक्ष है। हम एक धर्म निरपेक्ष राज्य हैं, हम एक सेकुलर राज्य हैं। कैसे सर? हम एक सेकुलर स्टेट है, हम एक धर्मनिरपेक्ष राज्य हैं। तो सर इस धर्मनिरपेक्ष राज्य का क्या मतलब होता है, यह भी हमें समझना है। ठीक है, हम सर लोकतांत्रिक गणराज्य हैं, इसका क्या मतलब होता है यह भी हमें समझना है। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है, लोकतांत्रिक गणराज्य है। ठीक है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है। रिपब्लिक है, ठीक है, लोकतांत्रिक गणराज्य है। तो ये भी हमारे संविधान की विशेषता है कि सर संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है, धर्मनिरपेक्ष है, लोकतांत्रिक गणराज्य है। ठीक है, हमारे यहां पर लोकतांत्रिक व्यवस्था भी, डेमोक्रेटिक भी, और ऊपर से सर क्या है, चलिए इसके बाद हमारे यहां पर संसदीय व्यवस्था है, पार्लियामेंट्री सिस्टम है। ठीक है, क्या है सर? पार्लियामेंट्री सिस्टम है, यह भी आपको समझाना पड़ेगा। सिस्टम है, संसदीय व्यवस्था है। इसके बाद सर हमारे यहां पर जो अन्य विशेषताएं वो है संसदीय प्रभुता, प्रभुता व न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय है, सर्वोच्चता में समन्वय है। समन्वय है, ठीक है, आप लिखेंगे इंग्लिश में इस तरह से लिखेंगे कि सर कोऑर्डिनेशन बिटवीन पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी एंड जुडिशियली सुप्रीमेसी। ठीक है, संसदीय प्रभुता व न्यायिक सर्वोच्चता में क्या है सर? संसदीय प्रभुता व न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय है। उम्मीद करता हूं कि ये बात भी आपको समझ में आ रही होगी। ये सब क्या है? क्या हमारे संविधान की विशेषता है। ठीक है, अब ये विशेषताएं आज तो मैं नहीं बता सकता, तो कैसा हमारा संविधान संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है, कैसे धर्मनिरपेक्ष है, कैसे वह डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है, कैसे वहां पर संसदीय व्यवस्था है। और संसदीय व्यवस्था आपने पढ़ी जरूर होगी, लेकिन आप समझोगे इसे कल, तो एक पार्ट और लेंगे और उसमें भी समझेंगे। चलिए सर, मजा आ गया। चलिए बेटा, हैंड रिटन वाली पीडीएफ तो ये मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं है, ये ध्यान रखना। ठीक है, ये मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं है, हाँ मैं बोल दूंगा। ठीक है, मैं नहीं बनाता। आपको ये लगता है कि सर मैं बना के देता हूं, मैं नहीं बनाता हूं मेरे प्यारे बच्चे। चलिए ध्यान रखना। ठीक है, और ये ध्यान रखना, ठीक है ना, ये जो विशेषता मैंने बताई ना, ठीक है, आपकी एकात्मक संविधान की, एकात्मक संविधान में एक और बहुत सारी विशेषता हो सकती हैं, लेकिन एक प्रमुख विशेषता एक और है जो रह गई कि सर राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व जो हमारे यहां पर है। क्या सर? राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व। हमारे यहां पे सभी राज्यों से समान प्रतिनिधित्व नहीं है, राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व, असमान प्रतिनिधित्व।
ठीक है ना, असमान प्रतिनिधित्व, राज्यसभा में असमान, तो एक समान प्रतिनिधित्व नहीं है, असमान प्रतिनिधित्व। अच्छा मैं बताऊं, मैं स्मार्ट लग रहा हूं आज के नहीं? आज थोड़ा सा जो है ना, आज वो नहीं आ रही है, हमारे यहाँ लाइट तो इन्वर्टर से चला रखा है, एक लाइट कम जल रही है। हाँ, सही लग रहा हूँ यार, मस्त लग रहा हूँ। चलिए, लव यू बच्चों, ख्याल रखो, पढ़ते रहो, ठीक है, और रिवीजन करते रहो, ये समझ में आएंगे, चिंता ना करो, ये ऐसे समझ में आएंगी, कॉन्स्टिट्यूशन ऐसे हो जाएगा आपका कि आप चौराहे पे खड़े होके, ठीक है ना, और एक माइक लेके कहोगे, हाँ भाई अगर है कोई कॉन्स्टिट्यूशन वाला तो आजा मुझसे भिड़ ले, आप ये कहोगे। मैंने सोचा नहीं था कि इतना अच्छा पढ़ने को मिलेगा। चलिए, थैंक यू। हाँ बताएंगे, धर्मनिरपेक्ष और पंथ निरपेक्ष में भी अंतर बताएंगे बेटा, सब बताएंगे। अब आप सोच सकते हो कि इतना आपने कभी सोचा नहीं था कि इतना आपको पढ़ने को मिलेगा, आपने ये भी नहीं सोचा था कभी, आपने केवल ये सोचा होगा कि हाँ ठीक है ये तो हमें जरूर मिल जाएगा, कि सर एक विशेषता बता देंगे कि संघात्मक संविधान परंतु एकात्मकता की ओर झुकाव, लेकिन आपको यह नहीं पता होगा कि एक एक पॉइंट आपको यहां पर समझाया जाएगा कि व्हाट इज कॉन्फेडरेशनल कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाट इज फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन। तो इतना भी आपको बताया गया, ठीक है, एक घंटे में एक ही टॉपिक पढ़ाया गया। ये ध्यान रखना, मैं कोई लोभ नहीं कर रहा बेटा, आपको पढ़ाने में कोई जल्दबाजी नहीं कर रहा, एक घंटे में एक टॉपिक पढ़ा रहा हूं, पूरी संपूर्णता के साथ पढ़ा रहा हूं, पोस्टमार्टम करके पढ़ा रहा हूं, और मुझे बड़ी खुशी है कि मैं बहुत अच्छा पढ़ा रहा हूं। हाँ, असमान प्रतिनिधित्व क्या होता है कल बताएंगे, ठीक है सर जी, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हाँ बेटा, लड़कियों को थोड़ा कम समझ में आएगा, ठीक है, क्योंकि उनका जो होता है ना, यहां नहीं होता, वो यहां होता है नीचे, बात समझ में आ रही है, वो नीचे होता है, घुटनों में होता है, तो उनको थोड़ा देर में समझ में आएगा, ठीक है, हंसी मजाक में बोल रहा हूं, लेकिन लड़कियां बेसिकली अभी तक क्या चीजों को रटती रही। अगर देखो, जैसे मैं ये बोल देता कि भाई इसको रटना है तो रट के लाओ इसको, और मैं लिखवा देता भारतीय संविधान के सारे भाग लिखवा देता, भाग 22 और उनसे संबंधित सारे अनुच्छेद, बेटा लड़का एक नहीं रट पाता, लड़की रट लेती जरूर, ठीक है, एक एक लड़की रट लेती। अब जैसी समझ की बात आती है ना, तो समझने में लड़कियां कहती हैं, अरे सर ये क्या हो गया, हम तो बचपन से रटते हुए आए, अब यहां पर हमें समझने को मिल रहा है, अरे सर क्यों समझा रहे हो, रट पाओ। चलिए, थैंक यू।